दोस्तों, आज की कहानी है बंद कमरे में दरवाजे के अंदर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना, जिसे काल्पनिकता देकर लेखक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। पर अब मेरी हालत भी वैसे ही हो गई है, राघव मजनू जैसी। मैंने तो अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का मन ही मन फैसला कर लिया था। रचित अपने असफल प्यार के कारण डिप्रेशन का शिकार हो गया, पर कैसे उसके दोस्त काव्य ने उसे गहरे भंवर से निकाला। एक हार्ट केयर हॉस्पिटल के शुभारंभ का आमंत्रण कार्ड कैरियर से आया था। मानसी ने पढ़कर उसे काव्य के हाथ में दे दिया। काव्य ने उसे पढ़ना शुरू किया और अतीत में खोता चला गया। उसने रचित का दरवाजा खटखटाया। वह उसका बचपन का दोस्त था। बाद में दोनों कॉलेज अलग अलग होने के कारण बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। काव्य इंजीनियरिंग कर रहा था और रचित डॉक्टरी की पढ़ाई। आज काव्य अपने मामा के यहाँ शादी में अहमदाबाद आया हुआ था, तो सोचा कि अपने खास दोस्त रचित से मिल लूं, क्योंकि शादी का फंक्शन शाम को होना था। अभी दोपहर के 3-4 घंटे दोस्त के साथ गुजार लूं। जी भरकर मस्ती करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। वह रचित को सरप्राइज देना चाहता था। उसके पास रचित का पता था, क्योंकि अभी उसने पिछले महीने ही इसी पत्ते पर रचित के बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था। दरवाज़ा 2 मिनट बाद खुला। उसे आश्चर्य हुआ, पर उससे ज़्यादा आश्चर्य रचित को देखकर हुआ। रचित की दाढ़ी बेतरतीब व बढ़ी हुई थी। आंखें धंसी हुई थी, जैसे काफ़ी दिनों से सोया न हो। कपड़े जैसे 2-3 दिन से बदले न हो, मतलब वह नहाया भी न हो। उसके शरीर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। फिर भी काव्य दोस्त से मिलने की खुशी में उससे लिपट गया, पर सामने से कोई खास उत्साह नहीं आया। क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है ना? उसे आश्चर्य हुआ रचित के व्यवहार से, क्योंकि रचित हमेशा काव्य को देखते ही चिपक जाता था। अरे काव्य, तुम यहाँ चलो, अंदर आओ, उसने जैसे अनमने भाव से कहा। स्टूडेंट रूम की हालत वैसे ही हमेशा खराब ही होती है, पर रचित के रूप में हालत देखकर लगता था जैसे 1 साल से कमरा बंद हो, सफाई हुए महीने हो गए हों। पूरे कमरे में जगह जगह जाले थे। किताबों पर मिट्टी जमा थी। किताबें अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। काव्य ने पुराना कपड़ा लेकर कुर्सी साफ की और बैठा। उससे पहले ही रचित पलंग पर बैठ चुका था, जैसे थक गया हो। काव्य अब आश्चर्य से ज्यादा दुखी व स्तंभ था। उसे चिंता हुई कि दोस्त को क्या हो गया है। तबीयत ठीक है ना? यह क्या हालत बना रखी है, खुद की व कमरे की? 2-3 बार पूछने पर उसने जवाब नहीं दिया, तो काव्य ने कंधों को पकड़कर छिड़क कर पूछा, तो रचित की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ कहने की जगह वह काव्य से चिपक गया, तकलीफ में जैसे बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। वह फकफका कर रोने लगा। काव्य को कुछ भी समझ आया। कुछ देर तक रोने के बाद वह इतना ही बोला, भाई, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसने सुबकते हुए कहा, किसके बिना जी नहीं सकता? तो किसकी बात कर रहा है? दोनों हाथ पकड़कर काव्य ने प्यार से पूछा। आम्या की बात कर रहा हूँ। ओह, तो प्यार का मामला है, मतलब गंभीर। यह उम्र ही ऐसी है। जब काव्य कॉलेज जा रहा था, तब उसके गंभीर पापा ने उसे एकांत में पहली बार अपने पास बिठाकर इसके बारे में विस्तार से बात की। अपने पापा को इस विषय पर बात करते हुए देखकर काव्य को घोर आश्चर्य हुआ था, पर जब पापा ने पूरी बात समझाई व बताई, तब उसे अपने पापा पर नाज हुआ कि उन्होंने उसे कुएं में गिरने से पहले ही बचा लिया। ओह, काव्य ने अफसोसजनक स्वर में कहा, रचित, तू एक काम कर, पहले नहा धो और शेविंग करके फ्रेश हो जा। तब तक मैं पूरे कमरे की सफाई करता हूँ। फिर मैं तेरी पूरी बात सुनता हूँ और समझता हूँ। काव्य ने अपने दोस्त को अपनेपन से कहा। काव्य सफाई पसंद व अनुशासित विद्यार्थी की तरह था। रो लेने के कारण उसका मन हल्का हो गया था। अरे काव्य, सफाई मैं खुद ही कर दूंगा, तू तो मेहमान है। काव्य को ऐसा बोलते हुए रचित हड़बड़ा गया।
अरे भाई, पहले मैं तेरा दोस्त हूँ, प्लीज दोस्त की बात मान ले। अब दोस्त इतना प्यार और अपनेपन से कहे तो कौन दोस्त की बात ना माने। काव्य समझकर उसे अटैच बाथरूम में भेज दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में न तो वह ढंग से बता सकता है और न वह सुन सकता है। पहले वह फ्रेश हो जाए तो ढंग से कहेगा। काव्य ने किताब और किताबों की शेल्फ से शुरुआत की और आधे घंटे में 1 महीने का कचरा साफ कर लिया। काव्य हॉस्टल में सबसे साफ और व्यवस्थित कमरा रखने के लिए प्रसिद्ध था। आधे घंटे बाद जब रचित बाथरूम से निकला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। रचित एकदम साफ और व्यवस्थित कक्ष देखकर और काव्य रचित को क्लीन स्वेड व वेल स्टेट देखकर, बाऊ तुमने इतनी देर में कमरे को हॉस्टल के कमरे की जगह होटल का कमरा बना दिया भाई। तेरी सफाई की आदत हॉस्टल में जाने के बाद भी नहीं बदली। रचित सफाई से बहुत प्रभावित होकर बोला। और तेरी क्लीन शेव्ड चेहरे में चांद जैसे दिखने की, चेहरे पर हाथ फेरते हुए काव्य बोला। अब रचित काफी रिलैक्स था। भैया चाय दरवाजे पर, चाय वाला चाय के साथ था। अरे वाह, क्या कमरा साफ किया है आपने। कमरे की चारों तरफ नजर घुमाते हुए छोटू बोला तो रचित कोप गया। वह रोज सुबह सुबह चाय लेकर आता है, इसलिए उसे कमरे की हालत पता थी। अरे यह मेरे दोस्त का कमाल है। काव्य के कार्य की तारीफ करते हुए रचित मुस्कुराते हुए बोला। अरे तुम्हें चाय लाने को किसने बोला। मैंने बोला। दीवार पर चाय वाले का फ़ोन नंबर था। थैंक यू काव्या, चाय पीने की बहुत अच्छी थी। रचित ने चाय का एक गिलास काव्य को देते हुए कहा। दोनों चुपचाप गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। चाय खत्म होने के बाद काव्या बोले, अब बता क्या बात है, कौन है आम्या और पूरा माजरा क्या है। आम्या की बात सुनकर रचित फिर से मायूस हो गया। फिर से उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। हाथ कुर्सी के हत्थे पर भिज गए। मैं आम्या से अलग अलग 1 साल पहले मिला था। वह मेरी क्लासमेट लवड़ की मित्र थी। लवड़िया की बर्थडे पार्टी में हम पहली बार मिले थे। हमारी मुलाकात जल्दी ही प्रेम में बदल गई। वह MBA कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कॉलेज में मेरी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती थी, पर क्यों मुझे आम्या ही पसंद आई। उससे प्यार हो गया। शायद वह समय का खेल था। हम लगभग रोज ही मिलते थे। मेरी फाइनल MBBS की परीक्षा के दौरान भी मुझे उसकी दीवानगी छाई हुई थी। वह भी मेरे प्यार में डूबी हुई थी। मैं अभी तक प्यार मोहब्बत को फिल्मों व कहानियों में गढ़ी हुई फंतासी समझता था, जिसे काल्पनिकता देकर लेखक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। पर अब मेरी हालत भी वैसे ही हो गई, राघव मजनू जैसी। मैंने तो अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का मन ही मन फैसला कर लिया था और आम्या की ओर से भी यही समझता था। मुझ में भी कुछ कमी नहीं थी। मुझ में एक परफेक्ट शादी के लिए, पसंद करने के लिए सारे गुण थे। तो फिर क्या हुआ दोस्त। काव्य ने उत्सुकता से पूछा। मेरी MBS की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए आगे की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा है। एक दिन उसने मुझसे कहा, सुनो पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। वह खुश और उत्साहित थी। क्यों, मुझे जिज्ञासा हुई। हम दोनों की शादी के सिलसिले में उसने जैसे रहस्य खोलते हुए कहा, शादी, वह भी इतनी जल्दी। मैंने हैरानगी से कहा, मैं आम्या को चाहता था पर अभी शादी के लिए विचार भी नहीं किया था। हाँ, मेरे दादाजी की जिद है कि मेरी व मेरी छोटी बहन की शादी जल्दी से करे। आम्या ने शादी की जल्दबाजी का कारण बताया और जैसे शांति से बता रही थी, उससे तो ऐसा लग रहा कि उसे भी जल्द शादी होने में आपत्ति नहीं है।